हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस टॉक्स। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले तो ये जो वॉइस गड़बड़ कर रही है, मैं जानता हूँ वॉइस इतनी साफ़ नहीं होगी, बट फिर भी आज काम चलाना पड़ेगा। इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं। शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट जो है पार्ट 5 के अंडर में आता है। पार्ट 5 के अंडर में प्रेसिडेंट के अलावा और कौन कौन से जो बॉडी हैं वो आती हैं, लाइक यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये सारे लोग, ये सारी जो भी हैं बातें की है मैंने, ये सब पार्ट 5 के अंडर में आती हैं। फिर इसके बाद अब हम केवल प्रेसिडेंट की बात करें तो सिर्फ प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक जो भी व्याख्यान है, जो भी आर्टिकल्स हैं 52 से 78 के बीच में, उन सब में प्रेसिडेंट का एक तरीके से व्याख्यान किया गया है। ऑलराइट। अब हम बात करेंगे इलेक्शन की। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, किस मेथड से होता है, कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर 54 के अंडर में आता है। ये आप लोग एक लिख लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि ये आर्टिकल्स कभी कभी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल के अंडर में आता है, या जो भी इनका इम्पीचमेंट है वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है। आर्टिकल जो ये इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल नंबर 54 के अंडर में आता है। बात करते हैं इनका मेथड क्या है, कैसे ये अपॉइंट होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड बाय बोथ हाउस मेंबर्स, लाइक जो भी आपके हाउस मेंबर्स हैं, राज्यसभा या लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड ना कि नॉमिनेटेड, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही प्रेसिडेंट को एक तरीके से यहाँ पर एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। अब बात करेंगे इनका जो वो रहता है, क्या मेथड रहता है इलेक्शन का। तो इनका जो मेथड रहता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है इनका, ये मेथड रहता है इलेक्शन का। ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? ये आर्टिकल नंबर 55 के अंडर में आता है इनका इलेक्शन मेथड, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बात की थी कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के और जो भी स्टेट के हैं, तो वही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। अब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मैंने बताया ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, जो भी स्टेट के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब कि एमएलए, ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इन जो ये मेंबर्स हैं, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो भी हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की। जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, उनकी क्वालिफ़िकेशन, लाइक कौन कौन एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए या प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। सबसे पहले इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जो एज है, एज 35 ईयर्स मिनिमम होनी ही चाहिए, ऑलराइट, 35 ईयर्स एज मिनिमम होनी चाहिए। फिर उसके बाद शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर, मतलब कि जो लोकसभा मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए, वो एलिजिबल होना चाहिए। फिर इसके बाद कि इलेक्टेड कैंडिडेट फॉर अ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट। अब मान लीजिए कि वोटिंग हो गई, ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, मतलब कितने वोट चाहिए जो कि ये जीत जाएंगे, कितने वोट इनको रिक्वायर होती है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, इन्होंने क्या है, एक फॉर्मूला है, कोटा उनके लिए एक ज़रूरत होता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब कि कितने वोट्स पड़े, वैलिड वोट, अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में,
+1 प्लस होल 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इतना जो भी वैल्यू, ये पूरा कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू निकलेगी, तो उतना वोट चाहिए ही चाहिए, उतना कोटा चाहिए ही चाहिए, तभी आप इलेक्शन जो भी है प्रेसिडेंट के लिए पद के लिए आप जीत सकेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ओथ, बात करें ओथ की, तो ओथ जो है आर्टिकल नंबर 60 के अंडर में आती है। कौन कौन ओथ दिला सकता है, कौन ओथ दिलाता है बेसिकली प्रेसिडेंट को? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। अगर ये नहीं है, ये नहीं है, एब्सेंट हैं या अगर नहीं है, ऑफिस में नहीं है, तो इनकी जगह कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर जज होगा, वो इनको ओथ दिलाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर टर्म की, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो कितने, मतलब कि उनका कार्यकाल कितना रहता है? तो पहली बात तो ये कि टर्म जो है आर्टिकल नंबर 56 के अंडर में आता है, प्रेसिडेंट का टर्म आर्टिकल नंबर 56 के अंडर में आता है, और इनका कार्यकाल जो होता है ये 5 साल के लिए होता है, ठीक। अब ये रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? मान लीजिए कि अगर इनका मन है रेजिग्नेशन देने के, कोई भी इनको दिक्कत है, तो रेजिग्नेशन लेटर ये दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब कब दे सकते हैं? अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। और कैन होल्ड ऑफिस मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा भी ये ऑफिस में बैठ सकते हैं। मतलब अगर इनका कार्यकाल 5 साल में पूरा हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद कुछ भी हो गया, लाइक प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं हो पाया या कुछ भी, तो इनकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, या ये दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं इलेक्शन के बाद, यही दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, मतलब री अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक। एंड देन इसके बाद आता है मेन जो इम्पोर्टेंट है, इम्पीचमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में महाभियोग, ठीक। ये आर्टिकल नंबर 61 के अंडर में आता है, महाभियोग जो है, इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का। सो अब मेन बात ये है कि इम्पीचमेंट करता कौन है, कौन महाभियोग करता है, ठीक है। तो बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी हाउस से इम्पीचमेंट हो सकता है। कैसे होता है? साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस हु फिक्स चार्जेस, 1/4 मेंबर जो भी है हाउस के, उनके द्वारा रेजिग्नेशन रिजोल्यूशन जो है वो साइंड होना चाहिए। पास कौन करेगा? रेजिग्नेशन रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। मतलब कि जो भी हाउस इम्पीचमेंट इनका कर रहा है, उसमें से 2/3 जो भी उस हाउस की स्ट्रेंथ है, उसका 2/3 लोग जो हैं उस रिजोल्यूशन को पास करेंगे। फिर क्या करेंगे? साइन कौन करेगा? साइन जो है 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, मतलब कि जो 2/4 ने जो रिजोल्यूशन जो पास किया था, उसका 1/4 जो मेंबर है वो साइन करेगा इम्पीचमेंट में, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक। फिर इसके बाद 14 डेज़ पहले जो है, जब भी इनकी रेजिग्नेशन डेट आएगी, उसके 14 दिन पहले इनको नोटिस दे दिया जाएगा कि हाँ भैया आपका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो 14 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाएगा। अब जो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, मतलब कि जुडिशियल फॉर्म का प्रोसेस तो है, विद आउट फॉर्मल बेसिस ऑफ लॉ, ठीक है। जुडिशियल प्रोसेस का फॉर्म तो, ये प्रोसेस तो है, लेकिन बिना फॉर्मल बेसिस के, बिना फॉर्मल बेसिस ऑफ लॉ, मतलब लॉ का जो फॉर्मल बेसिस है उसके बिना ये जुडिशियल प्रोसेस का एक फॉर्म है, ठीक है, प्रोसेस है, सॉरी। फिर क्या है? अब इसमें कौन कौन नहीं कर सकता है, मतलब कि नॉमिनेट, अब देखो हम क्या बताया था हम लोगों ने यहाँ पे, इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, बट इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ एदर हाउस कैन बी पार्टिसिपेट, ठीक।
किसी भी हाउस का नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है इम्पीचमेंट में। इलेक्शन में नहीं कर पाएगा लेकिन इम्पीचमेंट में कर देगा। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि एमएलए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी डू नॉट पार्टिसिपेट। इसके दिल्ली और पौंडुचेरी के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इम्पीचमेंट में। ठीक, ये हो गई हमारी इम्पीचमेंट की कहानी। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है प्रेजेंट, या बाहर गए हुए हैं या कहीं भी, ठीक है, नहीं है, तो उस टाइम पे इनका कार्यकाल कौन संभालेगा, इनकी गद्दी कौन संभालेगा? तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो, उनको सारे पावर मिल जाएंगे प्रेसिडेंट के। ठीक, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, इफ वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट, वो भी नहीं है, तब कौन? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तब कौन? सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट का। उनको सारे पावर मिलेंगे प्रेसिडेंट के, और वही एक तरीके से इनकी गद्दी संभालेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर पावर्स की, कि इनके पास पावर्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इनके पास जो है टोटल 7 पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव फॉर्म, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर। ठीक, तो ये सारी पावर्स इनके पास होती हैं। अब एक एक करके हम जानेंगे किस पावर में इनकी क्या क्या रोल है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा हम लोग जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्जीक्यूटिव की। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या है इनके पास? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जो भी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी एक्शंस हैं वो सारे ये कर सकते हैं, इनके पास पावर है। कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, इनके पास पावर है। अपॉइंट पीएम एंड अदर मिनिस्टर, पीएम और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, और उनकी सैलरी भी यही डिसाइड करते हैं। फिर अपॉइंट कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर, चेयर एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फिर इसके बाद क्या है? सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनको जानने का हक है। ठीक, ये ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। फिर अपॉइंट कमीशन फॉर SC ST OBC, जो भी हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, लाइक SC ST OBC, इनके लिए ये कमीशन बना सकते हैं, इनके पास पावर है, कमीशन बना सकते हैं इनके लिए, उनके हित के लिए कोई भी कमीशन बना सकते हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई भी कमीशन ये बना सकते हैं। कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल, जो भी इंटर स्टेट के बीच में, जो भी आपने सुना होगा, लाइक जो रिवर का जो कभी कभार डिस्प्यूट चल जाता है साउथ में, एक आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में काफ़ी सुनने में आता है रिवर का डिस्प्यूट, वो चल जाता है। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट आपके डिस्प्यूट्स हैं, एक दूसरे स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, उनके लिए ये काउंसिल बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूटी थ्रू डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं डीएम के थ्रू। कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, एंड एडमिनिस्टर द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से हो जाता है, एग्जाम्स में कभी बार पूछ लेते हैं कि क्या प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये आएगा आर्टिकल
जो भी है ये यहाँ पर कट गया है, ये मैं बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 244 के अंडर में आएगा। यहाँ प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड देन आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स कि लेजिस्लेटिव पावर्स इनके पास कौन कौन सी होती हैं। सो कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को समन कर सकते हैं, मतलब जॉइंट सिटिंग दोनों दोनों जो भी दोनों हाउस जो भी हैं उनको एक साथ बुला के बिठा सकते हैं। डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर समन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि समन तो ये कर देते हैं दोनों हाउसेस को, लेकिन प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड स्पीकर करेगा। क्यों करेगा? जो भी डेडलॉक होता है दोनों हाउसेस के बीच में उनको रिजॉल्व करने के लिए ये प्रिसाइड करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा आपको फंसाने वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि हाँ मतलब जॉइंट सिटिंग बुला देते हैं प्रेसिडेंट ही आपका प्रिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट ही सब कुछ करते हैं। नहीं, प्रेसिडेंट केवल समन करते हैं दोनों हाउसेस को। प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो भी स्पीकर हैं वो प्रिसाइड करेंगे, ठीक है, जो भी दोनों हाउसेस के बीच में जो भी डेडलॉक है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, फिर है एड्रेस पार्लियामेंट फॉर फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ठीक, हर साल पार्लियामेंट का पूरा एक सेशन होता है, ठीक है, तो जो भी पहला सेशन होगा, ठीक, वो उनकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी वो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो ही एड्रेस करेंगे। पहली सिटिंग, पहला सेशन। ठीक, मैसेज टू द हाउस फॉर बिल। बिल को हाउस को कह सकते हैं भैया बिल दो, मैसेज कर सकते हैं बिल, ठीक है, बिल के लिए। फिर अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, फॉर द प्रोसीडिंग वन स्पीकर डिप्टी स्पीकर इज एब्सेंट। जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी हाउस के हैं वो एब्सेंट हैं तो वो किसी भी मेंबर को, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं कि हाँ आप प्रोसीड करिए, प्रोसीडिंग्स के लिए आप डिसाइड करिए। ठीक, नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विद स्पेशलाइजेशन इन आर्ट्स साइंस। मतलब कि जो 12 मेंबर जो हैं राज्यसभा के उनको अपॉइंट कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल जो भी एजुकेशन है, लाइक स्पेशल स्किल्स जो भी हैं, लाइक इन आर्ट, साइंस, ठीक है, सोशल सर्विस, लिटरेचर, इन सब को देखा होगा आपने, जैसे पीटी ऊषा राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है। ये एक तरीके से स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स, ठीक है, तो इस कैटेगरी से ये अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। इंक्वायर अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, जो भी लोकसभा के मेंबर जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनके लिए आप ये जान सकते हैं हाँ क्यों डिस्क्वालीफाई हुए, व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक, फिर है स्पेशल बिल्स नीड इस परमिशन। जो भी स्पेशल बिल हैं वो इनकी परमिशन के बिना पास नहीं होंगे, इनकी परमिशन के बिना एक्ट नहीं बनेंगे। स्पेशल बिल किस कैटेगरी में आता है, किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 111। मनी बिल किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 110। याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। इसमें आता है मनी बिल, ये आता है स्पेशल बिल, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैन गिव हिज असेंट, विदहोल्ड और रिटर्न द बिल। इनके पास कोई भी बिल आया उसको ये साइन कर सकते हैं, अगर साइन कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, अदरवाइज बिल ही रहेगा। विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक। फिर है कैन डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न द बिल। मान लीजिए कोई भी स्टेट है, उस स्टेट ने बिल पास किया, पास करके आपको गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने कहा कि ठीक है हम प्रेसिडेंट का एक रिव्यू लेना चाहेंगे, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को भेजेंगे, प्रेसिडेंट कहेंगे कि नहीं आप रिटर्न कर सकते हो इसको,
ठीक है। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को, इनसे बोल सकते हैं कि नहीं रिटर्न कर दीजिए, तो ये रिटर्न कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को। फिर है promulgate ऑर्डिनेंस व्हेन नो सेशन, मतलब आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे दोनों लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि पार्लियामेंट जो भी है वो सेशन में नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ही हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसकी जो ऑर्डिनेंस ये प्रोमलगेट करेंगे उसकी अवधि कितनी होती है, 6 हफ्ते, 6 वीक्स। 6 वीक्स के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऑलराइट, ऑर्डिनेंस एक तरीके से पावर होती है, लाइक जब भी लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होते हैं तब आपके जो भी एक्ट ज़रूरत होते हैं देश को या पार्लियामेंट को, वो ये प्रोमलगेट कर सकते हैं। मेक रेगुलेशंस फॉर पीस इन यूनियन टेरिटरीज, यू नो वेरी वेल। फिर अब हम बात करेंगे इनके पास क्या क्या फाइनेंशियल पावर्स रहती हैं। ऑलराइट, फाइनेंशियल पावर, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड विद हिज रिकमेंडेशन, ठीक है। फिर है कंस्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद ये एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। जो भी फंड आया उनको सेंटर और स्टेट के बीच में कितना क्या लगेगा उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। टेक आउट एडवांस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया फॉर एनी अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, एडवांस ले सकते हैं कहाँ से, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से एडवांस ले सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी भी जो भी आपदा आ सकती है उसके लिए एडवांस में ये निकाला फंड जो है ले सकते हैं। फिर इसके बाद इनके पास जुडिशियल पावर कौन कौन सी होती है। जुडिशियल पावर है इनके पास, अपॉइंट CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको ये अपॉइंट करते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, किसी भी मैटर में ये अगर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट इनको एडवाइस देंगे, ठीक है। फिर है ग्रांट पार्डन, प्रिपेयर रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द कन्विक्ट इन ऑल केसेस, कोर्ट मार्शल एंड डेथ को छोड़, ठीक। तो ये जो है मतलब कि जो भी आप डेथ सेंटेंसेस होते हैं, लाइक किसी को फांसी हो गई या किसी को सज़ा हो गई तो उसकी सज़ा कम करा सकते हैं, नहीं और फांसी रुकवा सकते हैं, ये सारी केसेस, ये सारी पावर्स इनके पास होती है। अब इनके पास इमरजेंसी पावर्स क्या क्या हैं। इमरजेंसी पावर्स, नेशनल पावर, नेशनल इमरजेंसी ये घोषित कर सकते हैं आर्टिकल 352 के अंडर में। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में अगर कुछ शांति भंग हुई तो ये प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 356 एंड, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंडर में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो कि आपकी कोविड के टाइम पे लगी थी अगर आपको याद हो। एंड देन उसके बाद जो है इनके पास मिलिट्री पावर्स क्या क्या रहती हैं। सुप्रीम कमांडर हैं सारी फोर्सेस के, तीनों फोर्सेस के, ऑल वेरी वेल। अपॉइंट चीफ ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। जो भी चीफ्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो चीफ्स हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ कौन कौन है। फिर है डिक्लेयर वार डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस भी कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या क्या होती हैं इनके पास। नेगोशिएशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ विद एंड एग्रीमेंट्स, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, MOUs होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके लिए बातचीत कर सकते हैं ये। फिर रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फॉरम्स, इंटरनेशनल फॉरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वीटो पावर, इनके पास वीटो पावर भी होती है, ठीक। सो हैज़ वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। टाइप किस टाइप की वीटो पावर्स है। एब्सोल्यूट वीटो पावर, क्वालिफाइड वीटो पावर, सस्पेंसिव, पॉकेट।
ठीक है। सस्पेंसिव जो है ये क्वालिफाइड जो है ये आपके इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट, ठीक है, ये तीनों है। अब बात करेंगे एब्सोल्यूट पावर की। तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई भी बिल पास किया, ठीक है, पास हुआ दोनों हाउसेस से, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया उनके असेंट लेने के लिए, ठीक है। अब वो अपना असेंट नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, साइन नहीं कर सकते हैं, अपना असेंट जो है विदहोल्ड कर सकते हैं। और अगर ये साइन नहीं करेंगे, असेंट नहीं देंगे अपना, ठीक है, विदहोल्ड कर देंगे, तो बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इन 1954 1954 में एक ये ऐसा केस हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदहेल्ड हिज असेंट टू पेप्सू बिल। पेप्सू बिल जो एक आया था, ये आपका पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। तो पेप्सू बिल आया था, तो उस केस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना जो भी असेंट है वो विदहोल्ड कर दिया था, अपना असेंट नहीं दिया था, ठीक है। फिर ऐसा ही केस आए थे एक 1991 में, आर वेंकटरमन विदहेल्ड इज असेंट टू सैलरी बिल, ठीक है, सैलरी अलाउंस जो भी आपकी मिनिस्टर्स की जो भी सैलरी वगैरह है उसके लिए ये इन्होंने विदहोल्ड कर दिया था बिल। फिर इसके बाद अगर पॉकेट विटो की बात करें तो पॉकेट विटो में क्या होता है, नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न द बिल, ठीक है। मतलब कि साइन भी नहीं करेंगे, मना भी नहीं करेंगे, रिटर्न भी नहीं करेंगे, रख लेंगे, ठीक है, चुपचाप हो जाएंगे रख के। मतलब पॉकेट मतलब जेब, तो बिल को जेब में डाल लिया, ठीक है, ऐसे याद रखिए, जेब में डाल लिया और भूल गए। केप्ट द बिल पेंडिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट पीरियड मतलब कोई अवधि नहीं है कब तक बिल पेंडिंग हो सकता है। नो टाइम लिमिट इन इंडिया बट 10 डेज इन यूएसए। यूएसए में 10 दिन का टाइम रहता है कि 10 दिन तक ही आप इसको आप रोक सकते हो, उसके बाद आप नहीं रोक सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जितना मन, जब तक मन चाहेगा तब तक जो है वो पॉकेट विटो का इस्तेमाल करेंगे, अपना यूज़ करेंगे। ऐसे केस आया था 1986 में, प्रेसिडेंट जयल सिंह एक्साइज द पॉकेट विटो टू इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था 1986 में, तो उसमें प्रेसिडेंट जयल सिंह ने पॉकेट विटो इस्तेमाल किया था। फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में मेड प्रेसिडेंट पॉकेट विटो फॉर्म विटो पावर फॉर अमेंडमेंट बिल। कोई अमेंडमेंट बिल आया था तो उस टाइम पे भी इन्होंने पॉकेट विटो यूज़ किया था। फिर इसके बाद सस्पेंसिव विटो। सस्पेंसिव विटो में क्या रहेगा, व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए जब रिकमेंड करेंगे, जब रिटर्न करेंगे, तो वो कहलाएगा सस्पेंसिव विटो में। सस्पेंसिव विटो वो का पावर वहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर प्रेसिडेंशियल विटो ओवर स्टेट। स्टेट के केस में प्रेसिडेंशियल विटो प्रेसिडेंट जो है अपनी कौन सी विटो पावर का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट के केस में, ठीक है। किसी भी स्टेट से बिल जो है पास हुआ, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने क्या कहा कि मैं जो भी है वो प्रेसिडेंट को देंगे उसको रिव्यू करने के लिए, इसके बाद ही बिल पास होगा। ओनली गेट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ओवर गवर्नर, ठीक। फिर बिल पास बाय स्टेट एंड प्रेसिडेंट प्रेजेंट टू गवर्नर। अब वहाँ पर क्या था, जस्ट अ मिनट, जो भी बिल पास होगा स्टेट से वो गवर्नर के पास जाएगा, तो वो किस आर्टिकल के अंडर में आएगा, आर्टिकल 200 के अंडर में आएगा। गवर्नर गिव हिज असेंट, विदहोल्ड या रिटर्न या रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। गवर्नर के पास गया बिल, ठीक है, फिर गवर्नर क्या कर सकते हैं कि वो असेंट दे सकते हैं उस बिल को, विदहोल्ड कर सकते हैं उस बिल को, वापस भी कर सकते हैं उस बिल को, और प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन लेने के लिए उस बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन लेने के लिए जो भी रिजर्व करेंगे वो किस आर्टिकल के अंडर में आएगा, वो आर्टिकल 201 के अंडर में आएगा, ठीक है।
अब मनी बिल कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न, मनी बिल जो भी हैं वापस नहीं किए जा सकते हैं, दोबारा भले उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो लेकिन कैन नॉट बी रिटर्न, वापस नहीं किए जा सकते हैं। Constitutional amendment bill can only be ratified, cannot be rejected or returned. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, उनको ये रिजेक्ट और रिटर्न नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रेटिफाई कर सकते हैं। अब मेन जो है आते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑलराइट, जो हमने वहाँ पर बात की थी आपको आपके साथ, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक तो सबसे पहली बात करेंगे, ये एक नॉन डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के बीच में आएगा, अंडर में आएगा। क्या बताया था? मनी बिल 110, स्पेशल बिल 111, ऑर्डिनेंस 1, 2, 3। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल्स हैं, तो इनको आप थोड़ा जो है अपना याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है। ऑलराइट, ओके। सो कब ऑर्डिनेंस, कब ये ऑर्डिनेंस जो है अपना दे सकते हैं, कब ऐसा क्या कंडीशंस होती हैं? ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तभी ऑर्डिनेंस जो है इशू होगा। मैंने बताया ना वहाँ पे पहले कि लोकसभा और राज्यसभा कोई भी सेशन में नहीं होगा तब ऑर्डिनेंस जो है वो इशू होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर, ठीक है, ऑफ प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद फॉर अनफॉरसीन्स एंड अर्जेंट मैटर, जब भी कोई भी अर्जेंट मैटर हो, लाइक आपका दोनों हाउस पार्लियामेंट जो भी है सेशन में नहीं है, उस टाइम पे कोई भी अर्जेंट मैटर, अर्जेंटली कोई भी बिल पास करना, कोई भी एक्ट लाना है, तो उसके लिए ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। लिमिट, कैन परमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ द हाउस इज नॉट इन सेशन, ठीक है, डिस्कस हो गया है। कैन ऑल्सो बी इशूड व्हेन, हाँ, कैन ऑल्सो बी इशूड व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन। अभी तो हमने बात की जब कोई भी हाउस सेशन में नहीं हुआ। देखो, कैन ओनली बी इशूड व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन, क्यों? क्योंकि जब कह रहा है कि कोई अगर एक हाउस सेशन में है तब भी ऑर्डिनेंस आ सकता है। अब देखो क्या रहता है, बिल पास होता है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, एसेंट बना, फिर वो एसेंट मिला, फिर वो एक्ट बन गया। ठीक, अब मान लीजिए इनमें से कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, सपोज़ कि राज्यसभा सेशन में नहीं है या लोकसभा सेशन में नहीं है। अब एक्ट कैसे बनता है? जब दोनों हाउस से बिल पास होता है तभी तो एक्ट बनता है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक हाउस अगर सेशन में है तब भी ऑर्डिनेंस जो है इशू हो सकता है। ठीक है, कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज़ सेटिस्फाइड, जब वो सेटिस्फाई होंगे प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस बनेगा, उनको जब सही लगेगा तभी वो ऑर्डिनेंस इशू होगा। कूपर केस में क्या था 1970 में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ द मेलाफाइड। जो भी सेटिस्फैक्शन का केस है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हाँ, उसका मतलब हम रिव्यू कर सकते हैं भाई क्या है क्या नहीं। फिर है कैन बी इशूड ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस जो है ऐसा नहीं कि किसी पे भी हो जाए, जिस पे पार्लियामेंट जो है अपना लॉ बना सकती है, एलिजिबल है लॉ बनाने का, ठीक है, सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे ऑर्डिनेंस जो है वो इशू होगा।
इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस इट बिकम एन एक्ट। ठीक, ऑर्डिनेंस आने के बाद अगर दोनों हाउस से अप्रूव हो गया तब वो एक्ट बन जाएगा। अगर नहीं बना, अगर नहीं अप्रूव हुआ तो 6 हफ्ते बाद वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी केस से रिलेटेड एक केस हुआ था, डीसी वाधवा केस, डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। डीसी वाधवा केस, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया था, हाँ, कैन विदड्रॉ ऑर्डिनेंस एनी टाइम, किसी भी टाइम वो ऑर्डिनेंस को अपना विदड्रॉ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए ऑर्डिनेंस इशू नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट बी इशूड व्हेन देयर इज नो वॉर, आर्म रेबिलियन। ठीक है, अब डीसी वाधवा केस, डीसी वाधवा केस में क्या हुआ था 1987 में कि जो बिहार के जो गवर्नर थे उन्होंने 256 ऑर्डिनेंसेस जो हैं परमलगेट किए थे, 256 ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, और 14 साल तक उनको अप्लाई किया, 14 साल तक उनको वी केप्ट इन फोर्स फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा इस पे, कोर्ट ने कहा सक्सेसिव repromulgation of ordinance with same text without any attempt to get the bill passed by the assembly is violation of the constitution। मतलब कि जो आप बार बार परमलगेट करते हो ना, रीपरमलगेट करते हो ना ऑर्डिनेंसेस को विद सेम टेक्स्ट, मतलब कि वही ऑर्डिनेंस बार बार आप रीपरमलगेट कर रहे हो आप उसी को, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल, मतलब कि उसको बिल भी नहीं बनने दे रहे हो, बिल विदाउट एनी, मतलब कि उस बिल को जो है आप असेंबली से पास भी नहीं होने दे रहे हो। ठीक है, और उसको बार बार उसी सेम टेक्स्ट को कर रहे हो, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, पूछ लेता है डीसी वाधवा के एग्जाम्पल जो है तो पूछ लेगा डीसी वाधवा केस किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो डीसी वाधवा केस आपका ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड है 1987 में, तो ये हुआ था डीसी वाधवा केस में। अब पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी होती है, ये आर्टिकल नंबर 72 के अंडर में आती है। सबसे पहले बात, जो पार्डनिंग पावर हैं वो जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर है, बट प्रेसिडेंट डज नॉट सिट इन द कोर्ट ऑफ अपील वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर। जो कोर्ट ऑफ अपील है वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बैठेंगे जब ये पावर जो एक्सरसाइज करें। सॉरी, कौन कौन सी पावर होती है पार्डनिंग पावर, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव। ठीक है, ये 5 पावर है। पार्डन में क्या होता है, रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। ठीक है, कम्यूटेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट द हैवी पनिशमेंट फ्रॉम द लाइटर वन। कम्यूटेशन में हैवी पनिशमेंट फ्रॉम द लाइटर वन, मतलब कि सपोज कि आपको फांसी हो गई तो फांसी से ये जीवन कारावास, आजीवन कारावास को कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं हैवी पनिशमेंट से लाइटर वन में। फिर रेमिशन में क्या होता है, रेमिशन में रिड्यूस द पीरियड ऑफ पनिशमेंट विदाउट चार्ज चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। सपोज कि किसी को जेल हो गई, 30 साल की जेल हो गई किसी को, ठीक है, तो 30 साल को 15 साल कर सकते हैं, लेकिन वो जेल ही रहेगी। ठीक है, जेल ही रहेगी, ये नहीं कि आपको जमानत मिल जाए और आप बाहर घूमो, जेल ही रहेगी, 15 साल तक जेल में रहना ही पड़ेगा। रेस्पाइट, रेस्पाइट में क्या, अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड। वही मतलब कि जो भी मिला, जो भी पनिशमेंट मिला उससे कम आपको दिया जा सकता है। रिप्राइव में क्या है, स्टे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। जो भी है आपको सज़ा हुई ना, उस पर स्टे लगा सकते हैं, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस।
अब गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर होती हैं? पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 161 के अंडर में गवर्नर के अंडर में पावर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? गवर्नर कैन नॉट पार्डन सेंटेंस ऑफ बाय कोर्ट मार्शल। जो भी कोर्ट मार्शल होता है डिफेंस में, आर्म फोर्सेस में, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट ही उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। अब जो भी डेथ सेंटेंस, जो भी आपको सपोज फांसी हुई, फांसी की सज़ा मिली, तो फांसी की सज़ा प्रेसिडेंट ही कम कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट की? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सरसाइज पावर्स एंड फंक्शंस विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब जो भी इनके पावर्स हैं उनका एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करेगी या उनकी हेल्प से इसको ये कर सकते हैं। सो ये था आपका प्रेसिडेंट का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है। होप यू गाइज लाइक इट, बट अगेन दिस इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड, क्या आप लोग इसको बार बार रिवाइज़ करिए। जितना रिवाइज़ करेंगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा, उतनी आसानी से चीज़ें आपके दिमाग में फ़्लो करेंगी। ठीक है, बेटर है कि आप नई नई चीज़ें पढ़ें, बट एक चीज़ पढ़ें उसको 10 बार पढ़ें, 15 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, लेकिन बार बार पढ़ें, उससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन इट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।